अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। कल पाकिस्तान की तारीख के बड़े ही दिलचस्प और अनप्रेडिक्टेबल अगर कहा जाए तो इंतखाबात हमें भी और अवाम को भी देखने मिले, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसकी हुकूमत को मुश्किल से 50-55 दिन हुए थे, रूलिंग पार्टी कही जा रही थी। और अमूमन पाकिस्तानी सियासत में देखने में यह आता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है, जिमनी इंतखाबात जब होते हैं तो अक्सरियत उसी रूलिंग पार्टी की उम्मीदवारान जो होते हैं वो कामयाब होते हैं। लेकिन कल हमने देखा कि जितना टफ कॉम्पिटिशन मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दिया, एक तरफ लोगों की यह राय है कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 50 दिन के अंदर लोगों ने ना सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि उनको जिमनी इंतखाब में उनकी अब तक की परफॉर्मेंस देखते हुए रिजेक्शन का वोट दिया है। दूसरी तरफ लोगों की यह राय भी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इंटेंशनली भी सही, या फिर अगर हम ऑपोजिशन जमातों की इस कयास आराई की बात करें कि इसमें इदारों की तरफ से उनकी मदद की गई, खुफिया हाथों की तरफ से मदद की गई, तो किसी तरीके से भी किसी भी अंडरस्टैंडिंग के तहत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो बैकफुट पर गई है कल के इलेक्शन में, यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यह मैसेज जरूर कन्वे किया है कि वो रूलिंग पार्टी होते हुए भी इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं होती है। इस एक अंदाजे के मुताबिक यह भी समझा जा सकता है कि अब अपोजिशन को यह तहफ्फुजात नहीं रहेंगे कि इन इंतखाबात में मुबैना तौर पर धांधली की गई है। एक ऐसे मौके के ऊपर जब इंतखाबात में जो जनरल इलेक्शन थे उनमें इंतखाबात में जो धांधली की बात बार बार की गई थी, उस पर एक 30 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। लेकिन जिमनी इलेक्शन में कल जिस तरीके से अपोजिशन की जमातें बारहा ये कह रही थी, खासतौर पर सुबह के वक्त के इस इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, हुकूमत और इदारों की तरफ से शाम तक वो बातें हमने देखा कि ठंडी हो गई और साथ में वो जज्बात भी ठंडे हो गए। प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने बिलाखिर ये कहा है कि पिछले 5 साल नून लीग के दौर में ये सब कुछ और ये बदतरीन हालात देखने को नहीं मिले और अवाम ने पीटीआई को रिजेक्ट किया है। इस बयानिए को नून लीग के दुरुस्त माना जाए या फिर जनरल इलेक्शन के नताइज के बाद मियां साहब और नून लीग जो बयानियां दे रही थी उसको दुरुस्त माना जाए। प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करने जा रहे हैं कि हुकूमत ने इंतखाबात अब अपने इख्तिताम को तो पहुंच चुके हैं, जो मेजर स्टेप्स लेने थे उसमें बिजली के नरखों को बढ़ाने से लेकर आईएमएफ तक जाने तक और आईएमएफ के जाने से लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जनूबी पंजाब को सूबा तश्कील देने तक कुछ ऐसे वादे थे जो किए गए थे और कुछ ऐसे बोझ हैं जो कि आवाम पर डाले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में हुकूमत क्या स्टेप्स लेने जा रही है, हम प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में जिक्र होगा मुशर्रफ साहब के हवाले से भी। कोर्ट की तरफ से बारहा उनको बुलाने के बावजूद भी मुशर्रफ साहब का यह कहना है कि वो कोर्ट में खुद आकर बयान देंगे। अब ये कब मुमकिन हो पाएगा, ये एक मुश्किल टास्क हो सकता है हमारे हुकूमती इदारों के लिए कि वो किस तरीके से मुशर्रफ साहब को वतन वापस लेके आते हैं। इन तमाम इशूज पर हमने प्रोग्राम में बात करनी है। पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद है, तारुफ करवाना चाहूंगी स्टूडियो से। मेरे साथ मौजूद है सेनेटर बहरम तंगी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। सर बहुत शुक्रिया आपका, इनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर तजियाकार और सहाफी अजीम चौधरी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका भी। मेरे साथ वीडियो लिंक पर शेख रोहेल असगर साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं। सर बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मेरे साथ मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आगाज करना चाहूंगी रोहेल असगर साहब सर आपसे। सर नवाज शरीफ साहब ने आज बहुत बदली हुई गुफ्तगू की है और कल की नून लीग की कामयाबी के बाद नून लीग का मोराल थोड़ा सा बुलंद भी हमें नजर आता है। साद रफीक साहब के केस में थोड़ी सी मुश्किलात जरूर हो रही थी रात गए तक, लेकिन उसके बाद वो भी हल हो गई। सर क्या लगता है कल के जिमनी इलेक्शन को आप कहेंगे कि 22 था, उसमें असर रसूख इस्तेमाल हुआ, या आपको लगता है कि अवाम ने जो वोट दिया वही नताइज मिले? सना 1, 2, 3 चीजें जो बड़ी इसमें अहम होती है ना, वो होती हैं कि आपने अभी इरशाद फरमाया कि शायद कोई इसमें आप कुछ कर नहीं पाए, कोई धांधली नहीं हो सकी, कुछ उसको रोका नहीं जा सकता। हाँ, कोशिश की जाती है वहाँ पे जहाँ पे बहुत कम मार्जिन होता है जीतने का और हारने का, वहाँ पे आप इधर वे प्ले कर जाते हैं। लेकिन जहाँ पे मार्जिन थोड़ा बढ़ जाता है वहाँ फिर आपको मुश्किल दरपेश होती है। क्योंकि मैं तो आपको पता है ना, काफ़ी अरसे से मैं इस इलेक्शन के प्रोसेस में हूँ, कभी जीते कभी हारे, कभी जीते कभी हारे, तो पता चलता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। तो इसमें एक बात तो ये आप ज़रा ज़हन में रखें। दूसरा बात जो आप समझती हैं वो ये है कि मेरे ख्याल में शायद इस बड़े मखदूद अरसे में जो लोगों की तोक़्क़ुआत थी ना, अब तोक़्क़ुआत तो नई हुकूमत से क्या तोक़्क़ुआत होनी है 40, 50, 60 दिन में, वो तो कुछ नहीं होती ना। वो आपने आज खुद एक ऐसा बिल्डअप किया था, हाइप क्रिएट कर दी थी अपनी तकरीरों से, अपनी बातों से, कि हम एक रातों रात बहुत तूफान ले आएंगे, रातों रात उसमें बदलाव आ जाएगा, तब्दीली आ जाएगी। एक और चीज़ मैं आपको सना एक बात बता दूं,
सियासत हो या आम जिंदगी हो, अगर आप नफरत को अपने सीने में रख के, जाती परखाश को रख के, जाती एक लड़ाई को अपने जहन में रख के आप जिंदा नहीं रह सकते, ना आप आगे बढ़ सकते हो, आपकी सलाहियतों पे उसका बड़ा असर होता है और आप सोच नहीं सकते ना। हर वक्त आप उठते बैठते सोते जागते अगर आप ये कहते जाओगे कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको पकड़ लूंगा, मैं आपको दकड़ लूंगा, तो आप मुझे मेरे मुंह में आप अल्फाज डाल रहे हो। भैया आप घर से शुरू कर लो, आपके दाएं देखो जिसको आप पकड़ लो, आपके बाएं उसको पकड़ लो, फिर एक बड़ा अजीब सा माहौल पैदा हो जाएगा ना, फिर एक खौफ भी पैदा हो जाएगा, माहौल भी पैदा हो जाएगा, लोग आप पे एतबार भी करेंगे कि भाई जो शख्स अपने घर वालों को नहीं छोड़ रहा, जो अपनी सगी बहन को नहीं छोड़ रहा, जिसका प्लाजा है दुबई में, तो ये तो नहीं छोड़ेगा भाई। लेकिन जहां पे आप दोहरी किस्म की आप पॉलिसी इख्तियार करोगे, वहां पे आके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा। और दूसरा आपने ये कह दिया कि जब आप आएंगे तो आप रात को सोएंगे, सुबह आपके वॉलेट को भरा हुआ पाएंगे, और भरा रुपयों से नहीं होगा, डॉलर से भरा होगा। लेकिन वो ऐसा सर, ये तो वैसे खान साहब ने नहीं कहा था ना, उन्होंने तो आते ही कहा था कि 3 महीने मुझे दे दें। सर पहले जिमनी इलेक्शन पे तो जवाब दे देना रोहिल साहब, फिर इसके बाद चले इस पर भी चलते हैं। लेकिन कल के इलेक्शन के ऊपर सर क्या कहेंगे? मैंने आपको जिमनी इलेक्शन का मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई और हुकूमत होती तो उन्होंने बड़े आराम से ये कहना था कि भाई हम आराम से आएंगे, आराम से करेंगे, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, हम उनको देखने के बाद आपसे बात करें। लेकिन आपने एक चीज़ पेश कर दी थी ना, फिर उसके बाद आपने एक चीज़ महंगी हुई, फिर दूसरी महंगी हुई, फिर तीसरी महंगी हुई, गैस महंगी, बिजली महंगी, मतलब हर ज़रूरात ज़िंदगी आपने महंगी कर दी। अब देखें, मेरी जमात है, गलतियां करेगी, मुझे उसको डिफेंड करने में थोड़ी मुश्किल ज़रूर आएगी। सुना, मैं उनको उस तरह पूरे अपने जोर से या अपने लॉजिकली मैं उनको डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन चूंकि मेरी जमात है, मुझे डिफेंड करना है, मुझे उनको गैर ज़रूरी बातों को भी मुझे कोई ना कोई तो सहारा देना। मुझे आप बिजली महंगी क्यों भाई की, इसलिए कीजिए कि सर्कुलर डेथ, भाई सर्कुलर डेथ तो पुरानी हुकूमतों के भी था, उस वक्त तो आप कहते थे ये झूठ बोलते हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। अब आपने खुद अपने आगे अपने ऐसे मसाले पैदा कर दी जिसका जवाब आपके पास नहीं है। तो इसलिए अच्छा रोहिल साहब, इसमें माजरत के साथ सर जब इलेक्शन आया, जी अच्छा सर, एक और इसमें हमने बात करनी है सर आगे चल के कि उन्होंने कितने वादे वफा किए। जी नहीं, मैं एक छोटी सी एक अर्ज कर दूं कि लाहौर के, चूंकि मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक है, आपने जो कैंडिडेट दे दिया, कल तक वो कैंडिडेट जो था वो नून लीग के कसीदे पढ़ रहा था, आपने उसको पुट कर दिया सामने। अब लोगों ने ये देखा, 2 शख्सियात थी, एक शख्स वो था जिसका नाम साद रफीक है, उसने अपनी सारी जिंदगी मुस्लिम लीग के साथ गुजार दी। अब दूसरा कैंडिडेट वो है जिसने अपनी सारी जिंदगी लोगों के लिए गुजार दी, मतलब हर जमात बदल ली। अब जमातें बदलने के बाद उसका रिएक्शन तो आता है ना। चलिए मैं थोड़ा सा आपको उससे बाहर निकालता हूं, लेकिन रिएक्शन तो लोगों का आता है कि आप क्या कर रहे हैं, किस बिल्कुल ठीक। अच्छा रोहिल साहब, सर मैं वापस करिए। जी बिल्कुल, मैं सर वापस आपकी तरफ आती हूँ। ये जो आपने जिस कैंडिडेट की बात की है, इसके ऊपर कल भी हमने बड़ी डिबेट की है कि आया पीटीआई को ये कैंडिडेट पुट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, कहीं उससे गलती तो नहीं हुई। मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। अजीम चौधरी साहब, सर कल क्या हुआ, वैसे पीटीआई को समझ में आया कि हुआ क्या उनके साथ? 6 रीजंस हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ। लाहौर के दोनों कैंडिडेट ये नहीं होने चाहिए थे पीटीआई। सर लोग कल तक कह रहे थे कि वैसे मुश्किल से शायद एक सीट लाहौर से मिले नून लीग नहीं मिल सकती थी। एक शख्स जो कश्मीर में वजीर रहा हो, कश्मीर की असेंबली का मेंबर हो, मैं उसको नहीं जानता, मेरी पैदाइश लाहौर की है। रोहिल असगर और मैं एक ही दफा एक ही टाइम पे इकट्ठे मुंतखब हुए थे पहली दफा, तो हम एक दूसरे को भी जानते हैं और एक दूसरे की बात को हम समझ भी लेंगे। जो कोई शेख साहब कह रहे थे मैं उसका भी साथ साथ जवाब दे दूंगा। ये कैंडिडेट जो दूसरे थे, हुमायूं अख्तर साहब जी, वो ये कह रहे हैं कि 75% नॉन कोठी एरिया है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब वो तो 25% के रहने वाले हैं, वो 75% के तो रहने वाले ही नहीं है। साद रफीक तो अंदरून शहर का रहने वाला है। इनकी वालदा हमारे साथ काउंसलर होती थी और वो भली औरत, अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद करे, वो बहुत ही भली औरत थी। उन्होंने तो कभी इस बात पे तमीज ही नहीं की थी। वो मुझे कहती थी काका बंजारा काट छाड़िया, तो मेरे साथ मोटरसाइकिल पे घर चली जाती थी।
उनको पता था इश्यूज क्या है, साथ को पता इश्यूज क्या है, हिमायूं को नहीं पता। एक जमाना वो था जब हामिद नासिर चट्टा और ये बाकी सब लोग इमरान खान साहब के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते थे और बिकॉज ऑफ हुमायूं अख्तर वो नहीं हो सका था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके बाद ये बात खत्म हो जाएगी। अब खत्म के हुमायूं कहाँ खड़े हैं सर, लेकिन ये ऑप्शन चूज क्यों किया खान साहब ने? सवाल मेरा ख्याल था वलीद अगर कैंडिडेट होता तो वो ज्यादा बेहतर होता। कोई और मैं अर्ज कर देता हूँ आगे आपको। दूसरी वजह जो थी वो थी कि तंजीम ने काम नहीं किया, और इसलिए काम नहीं किया कि तंजीम उस शख्स को कबूल नहीं करती, ओन नहीं किया उनको, उन्होंने कतन ओन नहीं किया। वलीद लाहौर शहर का प्रेसिडेंट रहा था पीटीआई का, लोग उसको कबूल करते हैं। हामिद खान साहब से बेहतर चॉइस हो सकते थे, कोई भी और चॉइस हो सकती थी, हुमायूं से बेहतर कोई चॉइस हो सकती थी, किसी को भी खड़ा कर देते। तीसरी जो वजह है वो ये है कि ये लोकल बॉडीज का सिस्टम बदलना चाहते हैं। लाहौर शहर में लोकल बॉडीज के जो लोग हैं उनकी बहुत बड़ी मेजॉरिटी PMLN से वाबस्ता है, और उन्हें ये नजर आ रहा है कि नए इलेक्शंस के बाद उनके लिए जगह नहीं बनेगी और सिस्टम सारे का सारा बदल जाएगा। एक तरफ PTI की तंजीम ना हो, दूसरी तरफ वो तमाम काउंसलर और चेयरमैन ऑर्गेनाइज्ड हों और वो कैंपेन चला रहे हों, और तीसरी तरफ 75% नॉन कोठी एरिया हो जो गरीब गुरबा के रहने का इलाका है, कच्ची आबादियां हैं, वहां आप इतने तो बेसिकली साद रफीक साहब को रूरल एरिया के लोगं ने जितवाया है। अगर हम जी वो तो ये खुद भी आज हुमायूं साहब किसी प्रोग्राम में कह रहे थे कि डिफेंस से लोग नहीं निकले, जो वहां से पिछली दफा बहुत वोट पड़ा था वो कह रहे थे कि नहीं निकले। जो अगली वजह है वो इक़दामात जिनका अभी शेख साहब जिक्र कर रहे थे, सर्कुलर डेट का, किसी ने उस वक्त सर्कुलर डेट पे ये नहीं कहा था कि ये है या नहीं। सर ये इक़दामात पे हमने आगे चल के बात करनी, रोहिल साहब ने भी पहले कहा। मुझे मुख्तसरन ये बता दें, जो नवाज शरीफ साहब फिर कह रहे हैं उसको हम वैसे ही समझे कि बहुत दूर की बात उन्होंने की है कि जी नवाज शरीफ साहब अपने वर्कर को बूस्ट देने के लिए आज उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो अपने वर्कर को बूस्ट देने के लिए की है। कल उनके वर्कर का एटीट्यूड हॉस्टाइल था, कल वो भागे भागे आरओज के दफ्तर जा रहे थे। कल जो साबिक प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की उस पर गुफ्तगू हो सकती है, जो साद रफीक ने तकरीर की उस पर गुफ्तगू हो सकती है, और जो आज टीवीज पे बैठे कह रहे हैं उस पर गुफ्तगू हो सकती है। उनके एटीट्यूड में हॉस्टिलिटी है, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने अपने वर्कर को बूस्ट देने के लिए आज जो गुफ्तगू किया, इसके अलावा इसका कोई मकसद ठीक है। तंगी साहब, सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कई जगहों के ऊपर नून लीग को सपोर्ट किया, कुछ जगहों पे नून लीग ने पीपी को सपोर्ट किया, लेकिन अगर से देखा जाए तो आपके ख्याल में जो कल आदादोशुमार नंबर्स आए, एक्सपेक्ट करी थी पीपल्स पार्टी के ऑपोजिशन को इतना स्पेस मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सना, एक जो अपोजिशन जमाती थी तो नंबर ऑफ जो सेकंड पोजीशन पे जो जमात आई थी 2018 के इलेक्शन में, तो उस पे तमाम अपोजिशन जमातों ने डिसाइड किया कि जहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून, MMA, अवामी नेशनल पार्टी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेकंड पोजीशन पे हैं तो वो कंटेस्ट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 सीटों से इलेक्शन लड़ा, 2 सिंध से और 1 रहीम यार खान से, 2 जीते और 1 हारा। लेकिन आप अभी KP की मैं आपको बात करूं तो वहां मर्दान में और सवाबी में जो 2 सीटें PTI ने जीती हैं, एक तकरीबन 25 वोट से और एक 200 वोटों से जीते हैं। लेकिन पेशावर की जो सीट है वो भी NP जीत गई है, वहां स्वात में भी NP जीत गए हैं। इसी तरह मुराद सईद की सीट हार गए, चीफ मिनिस्टर के सीट हार गए, इसी तरह पवन चौधरी की सीट हार गए। अजीम साहब ने कहा कि 6 वजूहात थे कि ये इलेक्शन गए। मैं समझता हूं कि मैं भी 6 वजूहात बयान करता हूं जो PTI ने इस इलेक्शन को लूज किया, लेकिन वो अजीम साहब के वजूहात से थोड़े से नहीं ज्यादा मुख्तलिफ है। देखिए नए पाकिस्तान में जब बादशाह गरीबों के साथ वादे करे और उनसे मुनकर हो जाए, जब नए पाकिस्तान में गरीबों के साथ वादे करे उसको पूरा न करे। सर मौका तो देना, 50 दिन क्या टाइम? हमने कब कहा है? हम तो आज भी कहते 5 साल पूरे करने। खुदा कह रहे हैं बादशाह की पोशाक क्यों अच्छी है। देखिए ये तो उसके उनकी वो बातें, वो वादे, वो दावे, वो नारे थे जो स्टेज पे कह के और ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन कहा था। आज भी पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप
ये समझते हैं कि अगर इमरान सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की वजह से इस मुल्क को नुकसान पहुंचता है तो मुल्क आपका भी है, अजीम भाई की भी है, मेरा भी है। हम नहीं चाहते कि मुल्क को नुकसान पहुंचे। आप देख ले फॉरेन पॉलिसी के बारे में लोग क्या कहते हैं, गवर्नेंस के बारे में लोग क्या कहते हैं। सर, अगर मैं वापस पहले तो ये वो चीजें हैं, तो इन तमाम ये वो चीजें हैं जो कि नए पाकिस्तान के अवाम ने पीटीआई की पॉलिसी को मुस्तरद करके उनको शिकस्त। यानी आपको लगता है कि लोग बड़ा इमीडिएट रिजल्ट चाहते थे कि पीटीआई गवर्नमेंट में आए 3 महीने, वो 100 दिन इंतजार नहीं करना चाहते। देखिए वो 5 साल इंतजार कर सकते हैं, लेकिन जब इमरान साहब ने स्टेज पे कहा कि मेरे पास ऐसी टीम है, ऐसी पॉलिसी है कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो 60 रुपए लीटर पेट्रोल होगा, 80 रुपए का डॉलर होगा, और मैं गरीब आवाम की जिंदगी में खुशहाली ले आऊंगा, तो यही वो बातें हैं जो इसने उलट करके गरीब से 2 वक्त की रोटी छीन ली। और मैं समझता हूं सना, खुदा के कसम, रूलिंग पार्टी होते हुए धांधली क्यों नहीं हुई सर? वैसे देखिए 2018 के इलेक्शन में सफेद चादर नहीं चढ़ाने थे। 2018 के इलेक्शन पर सफेद चादर चढ़ाने के लिए तो ये था ना। ताहिर सादिक साहब, सर क्या इतनी सी ही बात है कि जो पीटीआई के सर इवन खान साहब जिन 2 हलकों से जीते थे वहां से भी पीटीआई हार गई, गलत चॉइसेस थी, पिछले 50 दिन के गलत फैसले थे, आखिर ये नतीजा पीटीआई को मिला कैसे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, मैं रोयल असगर साहब से भी और अजीम साहब से भी इत्तफाक करता हूँ कि फ़ैसले टिकट देते वक्त फ़ैसले गलत किए गए, और उन फ़ैसलों के नतीजे में यहाँ जो शिकस्त हुई है पीटीआई को, वो आप देख सकते हैं। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन NA56 के हवाले से, क्योंकि ये हल्का NA56 से मैं ख़ुद MNA इलेक्ट हुआ था और मुझे 1,66,000 वोट पड़ी थी, और उस वोट 65,000 की लीड से मैं जीता था। लेकिन जब टिकट दिया गया तो एक ऐसे शख्स को दे दिया गया जो कि 25 जुलाई के इलेक्शन से पहले, उस इलेक्शन के दौरान वो नून लीग की कैंपेन चला रहा था, स्टेजों पे खड़े होकर वो पीटीआई को क्रिटिसाइज़ कर रहा था, वो नून लीग का कटर वर्कर था, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। अटक के अंदर मैं समझता हूँ इतनी ज़्यादा। सादिक साहब माजरत सर, लोग कहते हैं आप अपने साहबजादे के लिए टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला तो आपने फिर नून लीग के लिए या फैमिली में दामाद के लिए आप शायद टिकट मांग रहे थे। नहीं, तो आप इसकी वजह से भी आपने उस तरह सपोर्ट नहीं किया। नहीं, ये ज़रा दुरुस्त कर लें, रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लें। मेरे बेटे ने डेफिनेटली, बेटे ने भी अप्लाई किया था, दामाद ने भी अप्लाई किया था, लेकिन सना साहिबा जब हमें टिकट नहीं मिला तो हमने कागजात वापस ले लिए। और आपको ये भी मैं बता दूं कि लोगों का इतना शदीद रिएक्शन था मेरे ख़िलाफ़, उन्होंने मुझे कहा जी आप अपने बेटे को इंडिपेंडेंट खड़ा करें। मैंने कहा नहीं, हमने पार्टी के साथ हैं, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, हमें सीटों के साथ दिलचस्पी नहीं। मैं वो शख्स हूँ जिसने अपनी बेटी से इस्तीफ़ा दिलवा के शौकत अजीज़ को इलेक्शन लड़वाया था, और हमने जनाब चौधरी परवेज़ लाई साहब को NA58 से कामयाब करवाया था। सीटों के साथ हमारी दिलचस्पी नहीं। मैं ये चाह रहा था कि 100% कामयाबी हो, और ये कामयाबी पीटीआई की कामयाबी होनी थी, मेजर ताहिर सादिक की इंडिविजुअली कामयाबी नहीं थी। हम ये चाह रहे थे कि ऐसे शख्स को आगे लाएं जिस पे वोट भी आए, उसकी क्रेडिबिलिटी भी हो, वर्कर भी खुश हो, और लोग उसको कामयाब कर कर खान साहब को एक एडिशनल सीट मुहैया करें। जब उन्होंने ये काम नहीं किया, वो खान साहब साजिश का शिकार हुए। उनके इर्द गिर्द चंद ऐसे लोग थे जिन्होंने उनका घेरा तंग करके ये फैसला करवाया, और मेरी खान साहब से इलेक्शन, ये जो 14 को इलेक्शन हुआ, इससे चंद रोज़ पहले मुलाकात हुई, और वो मेरे आगे माने कि ये फ़ैसला गलत कर दिया गया है और उस वक्त कुछ हो नहीं सकता था। मैंने उन्हें वाज़ह बताया कि जब गलत फैसले होंगे उसके नतायज भी गलत आएंगे। बिल्कुल ठीक है, एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद यहीं से डिबेट शुरू करेंगे। खान साहब ने जो कहा और सादिक साहब जो कह रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। क्या खान साहब का जहन बदल चुका है, या पार्टी में जो लोग मौजूद हैं वो खान साहब के जहन के मुताबिक फैसले नहीं होने दे रहे हैं? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, जहां खान साहब ने बहुत से वादे किए इलेक्शन से पहले। नताइज के बाद यकीनन जिस तरीके से पीटीआई की टीम साथ बैठी है, मैं अजीम चौधरी साहब सर आपसे शुरू करूंगी। सर ये क्या खान साहब की चॉइसेस गलत हैं? जिस तरह सादिक साहब पहले कह रहे थे कि वो मौरूसी सियासत तो सियासत के अंदर होती है, खान साहब इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात करते हैं। 2018 के जनरल इलेक्शन में कुछ और फैसले हुए, इस मर्तबा ज़िमनी इलेक्शन में खास तौर पर केपीके में मौरूसी सियासत की बड़ी यानी हमने मिसालें देखी हैं। तो ऐसा क्यों कर रही है पीटीआई? सना, पॉलिटिक्स फिजिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स और फिजिक्स में बहुत फर्क है। बिल्कुल सही। पॉलिटिक्स तो रोजमर्रा के मामलात के हवाले से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसमें गिव एंड टेक की बात की जाती है, इसमें तहम्मुल की बात की जाती है, इसमें आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, आपको एडजस्ट करने का तरीका आना चाहिए। और अगर आप हटदर्मी पे रह जाएं कि नहीं मैं यही करूंगा, तो फिर मेरी तरह नाकाम जिंदगी गुजारेंगे, फिर आपकी तरह कामयाब जिंदगी नहीं गुजरेगी। खान साहब की तरह। मैं खान साहब की बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा हूं। मेजर ताहिर सादिक साहब के वालिद भी पॉलिटिक्स में रहे, इनके अजीजो अकारिब भी पॉलिटिक्स में हैं, इनके बहुत करीबी अजीज पाकिस्तान लेकिन इन पे कल बड़ी तनकीद होती रही कि इनकी वजह से शायद कैंडिडेट हारा। ये बेचारे खुद अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। एक भले आदमी हैं और मेरा उनसे जाती ताल्लुक है, मैं तो उनको डिफेंड करूंगा। ठीक, मेरी मजबूरी है कि मैं उनको सिर्फ डिफेंड करूंगा। बाकी जहां तक मौरूसी सियासत का ताल्लुक है, आप मुझे ये बताइए कि कौन सा पॉलिटिशियन पाकिस्तान में ऐसा है या होगा जो ये कहे कि मेरे बेटे को छोड़ दे और दूसरे को टिकट दे दे, मैं उसके लिए काम करूंगा। क्यों करेगा? लेकिन सर फिर बेटा ग्रास रूट लेवल से आए ना, कारकुन बने, पार्टी के लिए सर्व करे, फिर सियासत में आए। पॉलिटिक्स में जो बाप अपने बच्चे को सिखाता है वो ठीक तरीके से सिखाता है। मेजर ताहिर सादिक साहब डीजी हुआ करते थे गवर्नमेंट पंजाब में, वो वहां से छोड़ के सीख के फिर यहां तक पहुंचे हैं और अब वो 2 सीटें जीत सकते हैं। जो शख्स अपने बच्चों को पॉलिटिक्स सिखाता है, जिन घरों में पॉलिटिक्स डिस्कस की जाती है, वहां बच्चे पहली जमात से ये पढ़ना सीखना शुरू कर देते हैं और बच्चों का एक ट्रेंड होता है और उस ट्रेंड को आप तब्दील नहीं कर सकते। अब मैं जिस जमाने में इलेक्शन लड़ा तो मेरे खानदान में तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था, मेरे बाद पता नहीं कोई लड़ सकेगा कि नहीं लड़ सकेगा, मैं खुद भी लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा अल्लाह जानता है। लेकिन ये ट्रेंड है, ये एक माइंडसेट है। खान साहब की सियासत बदल चुकी है। अगर हम आसान लफ्ज़ों में खान साहब की सियासत को अगर आप एनालाइज करना चाहें तो देखें खान साहब ने 2018 में जिन फैमिलीज को टिकट दिए वो कौन सी हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे को टिकट दी, उससे पहले जहांगीर तरीन साहब के बेटे को टिकट दी, खटक साहब की फैमिली में मिली, बहुत सारे लोगों को दी और उससे पहले भी थी। लेकिन खान साहब अपने बच्चों के बारे में तो ये कह सकते हैं वो मौरूसी सियासत में नहीं आएंगे, और वो तो अगर आएंगे भी तो डुअल नेशनलिटी की वजह से नहीं आ सकेंगे। अगर खान साहब के अपने बच्चे नहीं आ सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में मौरूसी सियासत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। रोहेल असगर साहब सर, आपने इनके वालिद भी एमपी और वजीर थे। बिल्कुल ठीक। रोहेल असगर साहब सर, आपने भी सादिक साहब की गुफ्तगू सुनी, ये बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं जो कि खान साहब की अभी तर्ज सियासत का है। आपको लगता है सर कि पीटीआई के अंदर कल के इलेक्शन के बाद खास तौर पर इस हवाले से जरूर रिजर्वेशन होगी कि खान साहब से गलत फैसले हुए और इसके नताइज भी आने वाले दिनों में नजर आएंगे, जिस तरह मियां साहब कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलेगा? नहीं, मैं आपको एक गुजारिश करूं, पहले तो मैं मियां साहब के हवाले से थोड़ा सा बस कर लूं। मेरे ख्याल में मैंने बड़ा एक अरसा गुजारा उनके साथ। इस वक्त मैं जो महसूस कर रहा हूं, इंतहाई वाइजली वो खेल रहे हैं। देखिए, कहीं आपको एग्रेशन नज़र नहीं आ रही उनके सारे में। इतना बड़ा इलेक्शन जीता हो तो फिर आपको पता है मेरे जैसा बंदा भी बड़े आपे से बाहर हो जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद एक वक्त आएगा, सना आप देखती रहिएगा कि एक वक्त, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसे कह दी जो आपके बस का रोक नहीं थी। मैं कभी कभी एक मिसाल देता हूँ और आज आपके साथ भी वो शेयर करता हूँ। दरिया की गहराई का अंदाज़ा आप उसी वक्त लगा सकते हैं जब आप दरिया के अंदर उतरेंगे। बाहर किनारे पे खड़े होकर आप दरिया की गहराई का अंदाज़ा नहीं, लेकिन आपने तो बाहर खड़े होकर समुद्र की गहराई का अंदाज़ा लगा लिया ना। तो आपने तो फिर आप कीजिए, भुगतिए। अब आप, मैं तो खामोश हूँ, आप जो कुछ कर रहे हैं ना, आप ये जैसे देखिए, एक वक्त था कि अपोजिशन आपस में इकट्ठी नहीं थी, आपने अपनी बातों से, अपने मामलात से आपने अपोजिशन को इकट्ठा कर दिया। चलिए, एक मफरूज़ा जनरल इलेक्शन में एक मफरूज़ा आया कि खान साहब आपके तो फैसले नहीं है। मैं इस सिलसिले में एक बात कह देता हूँ सना, फिर आपसे एक अर्ज कर देता हूँ। अजीम बैठे हुए इधर,
पीपल्स पार्टी ने गलती की 2008 में, उसको दोहराया 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। उन दोनों को यकजा करके जो बहुत बड़ा ब्लंडर मारा वो 2018 के इलेक्शन में खान साहब ने मारा। अब आप देखें ना, मैं अब एक शख्स है जिसका तहरीक इंसाफ के साथ बैरमन साहब ने सर आपकी बात सबसे ज्यादा एंजॉय किया है वैसे। जी 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 सर। मतलब अच्छा, अब उसमें इस वक्त तो मियाँ साहब बड़ा वाइजली प्ले कर रहे हैं, बड़े आराम से सुकून से आप गलतियां करते चले जाइए। आप सर लेकिन ये अचानक कैसे तब्दीली आई मियाँ साहब में ना, सवाल ये है ये नहीं, कैसे बड़ा तब्दीली आई मियाँ अच्छा। साहब में? देखें, वक्त आपको बहुत कुछ किस सिखाता तरीके है। देखें, मैं आपको एक गुजारिश करूं, वक्त आपको बिल्कुल बहुत कुछ सही। सिखाता है। मियाँ नवाज शरीफ, आप जरा 90 की दहाई में चले जाएं तो आपको मियाँ नवाज शरीफ बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ नजर आएंगे। आज आपको मियाँ नवाज शरीफ बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएंगे। आज का मियाँ नवाज शरीफ बिल्कुल मिच्योरली एक्ट कर रहे हैं कि उनको कोई जल्दी नहीं है, आप गलतियां करें और उन गलतियों का जो बेनिफिशरी है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ होगा। आप जैसा मर्जी कर लें। अल्टीमेटली इस सिलेक्शन ने साबित किया ना, एक वजह ना, आपने गलत लोग चुने, आपने गलत किया, कुछ परसेंटेज। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप कहते हैं जी आपका वोटर जो है वो डिफेंस में रहता है, कैवरी गवर्नमेंट, आपने उनके लिए क्या किया? आपने उनका घेरा तंग कर दिया, आपने उनकी गाड़ियां, आपने उनके घर, और खुदा के लिए पहले आप हुकूमत तो कर लें। अब मैं हल्फन कहता हूं कि ये मारूफी सियासत अवाम करवाती है। भाई अगर मैं अपने बेटे को पुट करता हूं, अवाम उसको रिजेक्ट कर देती है, जैसा कि जहांगीर तारीन के साथ हुआ, जैसा कि बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, तो मारूफी सियासत वही करेगा जिसकी मारूफ होगी। अब खान साहब की बदकिस्मती यह है कि खान साहब के तो बेटे हैं नहीं, नाम के हैं लेकिन वो है नहीं, वो तो आपके इस मुआशरे का, आपके इस कल्चर का हिस्सा ही नहीं है। तो उन्होंने मारूफ क्या करनी है यार? उन्होंने क्या आके इलेक्शन लड़ना है? बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अगर सिस्टमिक तरीके से किसी के सर बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर सिस्टमिक तरीके से कोई नीचे से ग्रास, मैंने कहा था आप अपने घर से शुरू कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा मैं सिर्फ सादिक साहब से जरा सा कमेंट ले लूं। सादिक साहब घर से शुरू कीजिए। अच्छा ठीक है, ताहिर सादिक साहब सर से ये फरमाएगा कि चलें अब पीटीआई से गलतियां तो हो गई सर, कुछ और भी वादे थे जिनके ऊपर पीटीआई ने अमल दरामद करना था सर। अगर आईएमएफ पे हम बड़े दिन डिबेट करते रहे कि आईएमएफ पहले जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, खैर वो अब एक फैसला हो गया। कुछ अच्छे फैसले भी पीटीआई ने करने थे जिसमें जनूबी पंजाब के हवाले से भी बात की गई थी। तो सर अब जब नताइज कल आए हैं, कुछ पीटीआई के लोग सर जोड़कर बैठे हैं, कुछ सोचा है उन्होंने कि वो जो 100 दिन है उनके अंदर कितने अहम चीजें हैं जो वाकई अब करके अवाम को दिखानी पड़ेंगी? सर सना साहबा, मैं ये समझता हूँ कि अभी 55 दिन हुए हैं, थोड़ा टाइम दें उन्हें। एक तो जो इकॉनमी थी बिल्कुल ही ख़राब तरीन इकॉनमी थी, हालात इतने मखदूश थे कि उनको हर चीज़ को दुरुस्त करने के लिए जो वो सोच रहे थे, जो समझ रहे थे, मेरा ख्याल है कि जब वो इस काम में पड़े हैं तो उन्होंने ये देखा है कि उनकी सोच से भी बहुत ज़्यादा गंभीर हालात हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को बेल आउट करें, इकॉनमिकली भी, और वायबल बनाएं। और मैं समझता हूँ थोड़ा टाइम देंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि एक बेहतरी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएगी। अच्छा, जनूबी पंजाब के हवाले से सर फैसला कितनी जल्दी होने जा रहा है? वैसे जनूबी पंजाब के हवाले से, क्योंकि मैं तो इस वक्त गवर्नमेंट का सच हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि पार्टी ने एक वादा किया है, इसे उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इसको फौरी तौर पे इस पर होमवर्क शुरू होना चाहिए। असम्बली के अंदर जो करारदाद है प्रोविंशियल असम्बली के अंदर वो भी पुट करनी चाहिए, और फेडरल लेवल पे भी इसको एक्सपीडाइट करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 2-3 माह के अंदर वो इस पे ज़रूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा तंगी साहब, सर आपने शुरू में कुछ बातें की थी कि कुछ वादे पीटीआई ने किए, उसके बिल्कुल मुख्तलिफ अमल दरामद किया। रोहित साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ सर अब लेकिन कुछ चीजें हैं जो अच्छी भी की जा रही हैं। जनूबी पंजाब के हवाले से काम हो रहा है, एक 30 रुकनी कमेटी बना दी है उन्होंने जो धांधली के इल्जामात अपोजिशन के उस पर काम करेगी। तो कुछ चीजों के ऊपर तो एग्जीक्यूशन अब शुरू हो गई है सर। देखिए सना, मैं एक बात आपको बता दूं, और हम रोजाना किसी न किसी चैनल पे आके बात करते हैं, और यही बात उनके मिनिस्टर्स को, उनके उसकी टीम को, स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, कि वो अपने रवैयों में पे सोच ले कि जब आप अपोजिशन में थे, जब आप कैंटीनर पे थे, जब आप कैंपेन चला रहे थे, आपने जो कुछ कहा था वो छोड़ दे, आए
बैठे और ये सोच ले, और ये इस पे सोच ले कि आप हुकूमत में है, आपकी रवैया वो सेनेट फ्लोर पे, वो नेशनल असेंबली के फ्लोर पे, आपके प्राइम मिनिस्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धमकी देना, इदारों को क्रिटिसाइज करना कि अगर मैं चेयरमैन होता तो मैं 50 बंदों को अरेस्ट करता, नई खुशखबरी आप सुनेंगे। अब एक मैसेज जा रहा है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, एहतिसाब के नाम पर अक्रॉस द बोर्ड करें। और अगर आप जो वादे कर किए आपने कि मैं चोर को पकड़ूंगा, कि किसने कहा कि आप मत पकड़े? अगर आपने कहा कि मैं बाहर से मत कि अपनी दौलत को, किसने कहा कि न करे? लेकिन इदारों को आजाद होने दे, काम करने दे। जैसे रोहेल साहब ने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर है, आप पॉलिसी पे काम करें, अपनी टीम को फ्लोर पे बात करने का सलीका सिखाएं कि वो गाली न दे। मेरे ख्याल में मैं 5 साल का जो 1 करोड़ नौकरी है, जो 50 लाख घर है, जो मुल्क बनाने की तरफ उनकी सोच, मैं तो नहीं मांगता हूं। मैं तो कल वाले दिन जो कुछ किया उस पे मैं बात करता हूं, जो परसों वाला दिन है जो कुछ उसने किया मैं उस पे बात करता हूं। जो आज आपकी डॉलर है, मैंने कल इसके कि मैंने ऐसे सुना टॉक शो पे मेरे साथ बैठा कि भाई अगर डॉलर की कीमत 150 पे बढ़ गई तो इससे गरीब का क्या वास्ता है? तो नहीं, तो मैं समझ उसका कोई कसूर है इसका कोई, तो अभी आप ये बताएं। और दूसरी तरफ कह रहे कि इमरान के पास जो टीम है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। भाई है उसके पास जो 15 लोग है, शहजाद अकबर से लेके शेख रशीद तक, तो वो तो मुशर्रफ से आके आज तक है, लेकिन विजन नहीं है, पॉलिसी नहीं है, अभी तक इनकी सोच हुकूमत की नहीं है। और मैं आज आपको फिर बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तमाम जमातों से रिक्वेस्ट की कि नहीं, हमने पार्लियामान जाना है। तो पार्लियामान जाने का मतलब हरगिज नहीं है कि हम वहां लड़ाई करें। हमें इसलिए हम गए हैं कि हम तमाम पॉलिटिकल जमातें मिलकर इस मुल्क को मुश्किल हालात से निकालें और मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट करें। और अगर कुछ सही फैसले होते हैं उनको तो सपोर्ट करते हैं, साथ दें, उनका साथ देते हैं हम। और इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए, फॉर द सेक ऑफ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम, हम सपोर्ट करते हैं, हम वेलकम भी करते हैं ऐसे फैसले। सर वैसे ऐसा बहुत कम वक्त हमने देखा है कि ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत का भी साथ देती है। अगर अच्छे फैसले किए जाए, एक मुख्तसर वक्फा उसके बाद जहां हुकूमत के कुछ ऐसे फैसलों की पजीराई होनी चाहिए, वहीं कुछ ऐसे मुश्किल फैसले भी हैं जिन पर अमल दरामद करना यकीनन एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। वो फैसले क्या हो सकते हैं, इन पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ताकि सब सर, आप उस वक्त एक पॉइंट रेस कर रहे थे कि अवाम के लिए बड़ा मुश्किल होता है और अच्छे फैसलों पे अपोजिशन साथ भी देती है। सर लेकिन जो बुरे फैसले हैं जिसमें महंगाई का बढ़ना है, अब कह रहे हैं कि बिजली फी यूनिट बढ़ने जा रही है, डॉलर ऑलरेडी बहुत ऊपर फ्लाई कर चुका है, तो इन फैसलों में भी हमें अपोजिशन से सही तगड़ी अपोजिशन तो नजर नहीं आ रही है पार्लियामेंट में। देखिए, जब मैंने बजट पे हमने जो सजेशंस दी थी, तो वही तो इमरान साहब और उसकी टीम, जो असद उमर साहब है, उसने कहा कि हम गैस की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। ये फवाद चौधरी ने सो मेनी टाइम उसने ये कहा था कि हम गैस की कीमत, हम बिजली की कीमत, हम पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। गैस की बढ़ रही है, फिर उन्होंने कहा नहीं बढ़ाएंगे फॉर टाइम बिंग हम। तो हम समझते हैं कि जब आपके साथ पार्लियामान में सीजन पॉलिटिशियंस हैं और वो आपको चाहते हैं और आपको ऑफर करते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं यहां पर जो समझता हूं ये है कि इमरान ने अपनी पोजीशन सियासत ऐसी की है कि अभी उनको इस तरफ आने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुल्क के खातिर इस वक्त भी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप और पार्टी उनका साथ देने के लिए तैयार है। और हम चाहते हैं कि ये हुकूमत अपना पूरा टाइम पूरा करे, लेकिन उनके रवैये से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नहीं चाहते कि हम पूरा, वो खुद मुश्किल इतने हालात पैदा कर रहे हैं। ठीक, अच्छा रोहेल असगर साहब, सर ये फरमाएगा कि मैं चलते चलते मुशर्रफ साहब के हवाले से भी सवाल एक कर लूं कि मुशर्रफ साहब को बार बार कोर्ट, मेरा ख्याल है इतना प्रोटोकॉल और इतना रिलीफ तो किसी भी मुजरिम को या मुलजिम को नहीं दिया गया होगा। लेकिन सर मुशर्रफ साहब के जो वकील हैं वो ये कहते हैं कि वो खुद पेश होना भी चाहते हैं लेकिन आ भी नहीं रहे हैं। आपके ख्याल में जो जिस तरह पीटीआई और पीपी दोनों ये कहते हैं सर कि मुशर्रफ साहब को भेजने में नून लीग का किरदार रहा, क्या ये गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेके उनको लाने के लिए कुछ कर सकती है सर आपके ख्याल में? नहीं, मैं खुशफहमी का शिकार नहीं हूँ। हकीकत यह है कि इस हुकूमत, जो आप हुकूमत की बात करते हैं ना, देखें, जब किसी हुकूमत को बैसाखियों के सहारा हो और
फैसले कहीं और होते हों और सिर्फ आप सफाइयों के लिए हों, भैंसें बेचने के लिए हों और इधर से उधर जाने के लिए हों, मतलब आप ऐसे फैसले नहीं कर सकते जो फैसले वाकई नज़र आए कि आपके फैसलों से कौम को या मुल्क को फ़ायदा होगा। अब देखिए, मैं आपको गुजारिश करता हूँ, मुशर्रफ जो गया था उसको फैसिलिटेट किसने किया था, किसने इजाज़त दी उसको? जिसने इजाज़त दी अब वो भुगतेगा ना, जिस अदारे ने उसको जाने की इजाज़त दी। असल फोकस तो उस तरफ होना चाहिए कि भाई आपने क्यों दी थी इजाज़त। मुझे तो आप कोई किसी किस्म के रिलीफ देने को तैयार नहीं हो, तो उसको इतनी बड़ी रिलीफ अगर आपने दी है तो फिर आप, मैंने पिछले दिनों में पढ़ा था ना अखबारात में, बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के दावे आए थे कि बस आ जाएं वरना फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। होना चाहिए ना ये, वरना फिर आपके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आप गलतियां करती जाएंगी, आप गलतियां पे गलतियां करेंगे, आप गलतियां, मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि मियां नवाज शरीफ वैसे बड़ा वाइजली प्ले कर रहे हैं, बड़ा वाइजली एक्ट कर रहे हैं कि आप गलतियाँ करते जाएँ और वो बेनिफिशियरी है। मतलब ये शोर मचाना कि जनाब बड़ी मैशत का बहुत बुरा हाल था, क्या हाल था? 16 अरब के आपके रिजर्व से आज कितने कहाँ चले गए? आप डॉलर कितने का था और डॉलर फिर 2 रुपये महंगा हो गया, इंटर बैंक महंगा हुआ, 2 रुपये महंगा हो गया। बिजली आपकी उस वक्त क्या थी, आज क्या? कोई ये मानने को तैयार नहीं है। आपके इसके लैम एक्सक्यूजेज, आप जो इतने बड़े बड़े भाषण देते थे डेट्स के ऊपर, सर चलिए ये फैसला रोयल साहब आवाम पे छोड़ देते हैं ना, जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने, बिल्कुल ठीक सर, वक्त थोड़ा सा कम है। अजीम चौधरी साहब, आवाम को इन बातों से अब कुछ लेना देना नहीं है। सुना, अब आवाम को इन बातों से कुछ रिजल्ट चाहिए बेसिकली कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप क्या रिलीफ कर रहे हैं, क्या रिलीफ। आप एक बड़ा तबका है, एक छोटा तबका है, आप दोनों तबकों के साथ कोई रिलीफ नहीं कर रहे हैं ना, दोनों तबकों को आप भूले बैठे हैं ना। थोड़ा सा वक्त कम है, मैं बहुत माजरत चाहूंगी सर, वक्त थोड़ा सा कम है, मैं बहुत माजरत चाहूंगी। अजीम चौधरी साहब, सर मुशर्रफ साहब को लाने में क्या कवाहत है और कितना असर पीटीआई आपके ख्याल में इनिशिएट कर सकती है इस इशू को? मेरी ज़ाती इतला के मुताबिक मुशर्रफ साहब काफ़ी बीमार हैं, वो शायद पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। जो मर्जी जिसका जी चाहे कोशिश सर वीडियो लिंक पे, लेकिन फिर बयान रिकॉर्ड कराने में मेरा ख्याल है वो इस पोजीशन में भी नहीं है कि ये ख्वाहिश भी पूरी हो सके। मैं इसकी कुछ थोड़ी सी तफसील जानता हूँ, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। ये मुझे पता है कि वो बीमार है और काफ़ी बीमार है। बेकार होगी तमाम कोशिश, जो मर्जी जिसका जी चाहे करके देख ले। बिल्कुल ठीक। लास्ट रिमार्क्स तारिर सादिक साहब, सर आपके कि एक तरफ मुशर्रफ साहब को लाना एक ख्वाब बन के रह गया है कि वो कोर्ट्स में पेश हो, दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म, साबिक सदर भी जरदारी साहब भी, ये भी कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं। तो सर बैलेंस किस तरह रखेगी पीटीआई की गवर्नमेंट के इंसाफ की फराहमी और अकाउंटेबिलिटी सबके लिए बराबर है? मैं समझता हूँ कि मुशर्रफ साहब को खुद ब खुद डेफिनेटली आना चाहिए, फेस करना चाहिए। वो एक सोल्जर रहे हैं, मुल्क के सदर रहे हैं और बोल्ड आदमी हैं, उन्हें फेस करना चाहिए। लेकिन जिस तरह अजीम साहब ने फरमाया कि वाकई मैं भी समझता हूँ और मुझे भी रिपोर्ट है कि उनकी वाकई हालत काफ़ी ख़राब है, वो बीमार हैं और अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। रोयल साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला से दे तब के वो आए। और तमाम वो डांस वाली, मैं रोज उनकी डांस वाली वो देखता हूँ वीडियो और फिर मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह इनको और वो पुरानी बात है शेख रोहेल असगर, वो पुरानी बात है। आप दुआ करें, बीमार है, बहुत साल पुरानी बात है, जो है वो 20 साल पुरानी बात है वो सारे। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, सुना, मैं छोटी सी गुजारिश, मैं ताहिर सादिक साहब को इससे फैसिलिटेट करता हूं कि इसको आप घसीट रही हैं, पीटीआई को घसीट रही हैं। पीटीआई का इसमें रोल नहीं, पीटीआई की गवर्नमेंट का इसमें रोल इतना है कि अगर रेड वारंट्स आते हैं, अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री पे कोई ऐसा आता है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री उस पर एक्ट करती है, तो फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये सब का सब जो है वे अदलिया पर डिपेंड करता है, अदलिया कैसे मूव करती है, कौन सी मूव करती है, कैसे उसको लेके आते हैं और रेड वारंट कब जारी होता है, जारी होने के बाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।